वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, आज हम खिलजी वंश के फाइनल वीडियो में हैं। आज ये खिलजी डायनेस्टी का हमारा लास्ट वीडियो है, जिसमें हम अलाउद्दीन खिलजी के बाद के शासकों को देखेंगे और साथ ही समझेंगे कि ये जो टर्म है बारादू क्रांति, ये क्या था। कई बार एग्जाम में सवाल बारादू क्रांति से भी आ जाता है, तो ये किससे एसोसिएटेड था, इसको भी समझेंगे। देखिए, खिलजी वंश की शुरुआत 1290 में होती है, गुलाम वंश की समाप्ति के बाद, और ये खिलजी वंश चलता है 1320 एडी तक, यानी 1320 ईस्वी तक। इसमें जो सबसे प्रमुख शासक की अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी था, जिसको हमने बहुत डिटेल में देखा है, और उसके पहले जो फाउंडर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसको भी हमने पढ़ा था। तो इन दोनों को हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक बार हम रिवाइज करते हैं कि भाई देखिए, भारत में सबसे पहले अगर तीन आक्रमणों की बात करें, सफल मुस्लिम आक्रमणों की, तो सबसे पहले अरबों का आक्रमण इस सिंध वाले क्षेत्र पे होता है, मैंने बताया था 712 एडी में, और मोहम्मद बिन कासिम आता है। ठीक है, पहला मुस्लिम आक्रमण जो होता है मोहम्मद बिन कासिम का होता है, और वो अरबों का आक्रमण है। अरबों का लीडर कौन है? ये है मोहम्मद बिन कासिम, जो कि सिंध के क्षेत्र में आकर आक्रमण करता है। तो पहला सफल आक्रमण अरबों का था, मुस्लिम इन्वेजन के रूप में। और उसके बाद दो और आक्रमण होते हैं, जो कि अफगानिस्तान से होंगे, यानी कुल 3 मुस्लिम आक्रमण होंगे, और तीनों को सफल मुस्लिम आक्रमण कहा जा सकता है। तो जो पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का होगा अरबों की तरफ से, वो सिंध पे होगा, लेकिन भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना नहीं हो पाएगी। यह आक्रमण 712 एडी में था। उसके बाद दो आक्रमण होते हैं अफगानिस्तान से, जो दोनों तुर्क आक्रमण है। ठीक है, पहला तुर्क आक्रमण होगा मोहम्मद गजनवी का, वो आएगा और भारत में धन संपत्ति लूटेगा। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना तब भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि महमूद गजनवी का जो मकसद था वो भारत के मंदिरों को लूटना, धन संपत्ति को लूटना था, ना कि यहां पर सत्ता की स्थापना थी। लेकिन जब तीसरा मुस्लिम आक्रमण और दूसरा तुर्क आक्रमण होगा, किसका? मोहम्मद गोरी का, उसके बाद भारत में मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाएगी। उसका एक बहुत ही प्रिय स्लेव, यानी कि गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने भारतीय अभियानों में बहुत ही अहम रोल अदा किया था, वो आएगा और आकर भारत में गुलाम वंश के रूप में दिल्ली सल्तनत के पहले वंश की स्थापना कर देगा। तो मैंने ये बताया था आपको कि गुलाम वंश जो था दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था, उसे हम पढ़ चुके हैं। दूसरा वंश खिलजी वंश था, जिसके हम लास्ट वीडियो में हैं। तीसरा वंश दिल्ली सल्तनत का है तुगलक वंश, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। नेक्स्ट हमारा खिलजी वंश के बाद वही वंश शुरू होगा, तुगलक वंश। उसके बाद सैयद वंश, चौथा वंश जो होगा, और आखिरी वंश लोधी वंश। तो इस तरह से 5 वंश हमें देखने हैं। हमने गुलाम वंश पढ़ लिया था। गुलाम वंश जो है उसका खात्मा होता है 1290 एडी में, और गुलाम वंश के खात्मे के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो स्थापना करता है खिलजी वंश का। लेकिन ये 6 साल तक ही शासन कर पाता है, और इसी का भतीजा, नेफ्यू कह लीजिए, भतीजा कह लीजिए, और दामाद, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में इसकी हत्या कर दी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, और खुद ये सत्ता पे आ जाता है। ठीक है, तो हमने अलाउद्दीन खिलजी को भी देख लिया था। उसके बाद हमें 3 शासकों के बारे में और जानना है, थोड़ी थोड़ी जानकारियां हैं। शहाबुद्दीन उमर, मुबारक शाह खिलजी, और खुसरो मलिक या खुसरो खान। ठीक है, इनको देखना है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी फाउंडर है। अलाउद्दीन खिलजी उसकी हत्या करके आता है और सत्ता संभाल लेता है 1296 एडी में, और 1316 तक ये रहता है। जहां तक अलाउद्दीन खिलजी की बात है, तो अलाउद्दीन खिलजी के नाम बहुत सारी चीजें थी, मैंने बता भी दिया था आपको। आप ये तो फाउंडर ही है, खिलजी वंश का फाउंडर है, स्थापना करता है, संस्थापक है। और जहां तक इसकी बात है, तो इसमें बहुत सारी चीजें इसने शुरू की थी और इंट्रोड्यूस की थी। जैसे इसने सेना में रिफॉर्म किया, तो इसने पहली बार स्थायी सेना, यानी गवर्नमेंट की अपनी सेना शुरू की, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी सेना, स्थायी सेना, जिसको स्टैंडिंग आर्मी कहते हैं, वो शुरू किया। पहली बार इसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। सेना में इसने और भी रिफॉर्म किए, जैसे कि इसने दाग की प्रथा चलाई। दाग यानी कि ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। ये क्या होता था? तो घोड़ों को मार्क कर दिया जाता था। शाही जो घोड़े होते थे, जो बेसिकली गवर्नमेंट की जो सेना है, उसमें जो घोड़े हैं उनको कोई बदल ना दे, इसलिए उन पे मार्क लगा दिया जाता था, दाग लगा दिया जाता था, ताकि युद्ध के समय घोड़ों को बदल ना दिया जाए।
तो ये सब चीजें होती थी क्योंकि घोड़ों की संख्या भी बहुत लाखों में होती होगी। कोई अगर ब्लैक कलर का घोड़ा है, कोई उसी ब्लैक कलर के घोड़े की जगह दूसरा घोड़ा रख देता है तो वो तो आपको दिक्कत हो जाएगी लड़ाई में, क्योंकि उन घोड़ों को तैयार किया जाता था, ट्रेन किया जाता था युद्ध के लिए। तो इसलिए ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस शुरू किया, यानी उसको दाग कहा जाता था। इसी तरह से हुलिया या चेहरा, सैनिकों का उसने पहली बार डेस्क्रिप्टिव रोल रखना शुरू किया, यानी कि उनका डिस्क्रिप्शन रखना शुरू किया। हुलिया का मतलब सैनिकों का डिस्क्रिप्शन, उसका चेहरा कैसा है, उसका डिलडोल कैसा है, लंबाई कैसी है, बालों का रंग कैसा है, तो पूरा हुलिया जो होगा वो सैनिकों का रखा जाएगा, क्योंकि सैनिकों के बदलने की भी पूरी संभावना होती थी कि कहीं युद्ध में जो असली सैनिक है उसकी जगह कोई और ना भेज दिया जाए। लेकिन अगर उनकी पहचान रहेगी, उनका हुलिया पता रहेगा, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता है। तो दाग घोड़ों के लिए था और हुलिया सैनिकों के लिए था। ये शुरू किया उसने। उसके अलावा उसने प्राइस फिक्सेशन शुरू किया, प्राइस फिक्सेशन, मूल्य नियंत्रण, ठीक है, प्राइस कंट्रोल, बेसिकली मूल्य नियंत्रण उसने शुरू किया, ठीक है। और उसने जितने समय अलाउद्दीन शासक रहा 1296 से 1316 एडी तक, उतने दिनों तक जरूरी वस्तुओं की कीमतें जो हैं वो बिल्कुल फिक्स रही। ये मैंने बताया था क्योंकि अलाउद्दीन ने एक बड़ी सेना रखी थी और कहा जाता है कि वो साधारण सैलरी भी देता तो उसका खजाना बहुत जल्दी खाली हो जाता। इसलिए उसने सोचा कि सैनिकों की बेहतरी के लिए, सैनिकों को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि बाजार को ही नियंत्रित कर दिया जाए, कीमतें घटा दी जाए जरूरी वस्तुओं की, आवश्यक वस्तुओं की, जिससे कि कम सैलरी में भी सैनिकों का काम चल जाए। तो उसने जितने भी फूड ग्रेन्स हैं उनकी कीमत जो है उनको नियंत्रित कर दिया, फिक्स कर दिया, निर्धारित कर दिया कि इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। उसके अलावा आपको मवेशियों के, कपड़ों के, गुलामों के दाम भी फिक्स कर दिए गए, निर्धारित कर दिए गए, और जितने दिन अलाउद्दीन रहा उतने दिनों तक उनकी कीमतों में कोई डेविएशन नहीं आया। और उसके लिए उसने तमाम तरह के उपाय किए थे, इन सब पे हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसके राजत्व के सिद्धांत की भी बात करें तो निरंकुश शासक था। इसके राजत्व के सिद्धांत में ये था कि भाई जो सत्ता है वो सत्ता शक्ति से मिलती है। इसके राजत्व के सिद्धांत यानी थियरी ऑफ किंगशिप में, अलाउद्दीन के थियरी ऑफ किंगशिप में क्या था कि सत्ता जो है वो ताकत से हासिल की जाती है। जितने दिन व्यक्ति के पास ताकत रहती है वो सत्ता में बने रहता है। जिस दिन ताकत खत्म, शक्ति खत्म, उसकी सत्ता चली जाएगी, ठीक है। उसके अलावा उसने ये भी कहा कि सत्ता ताकत से मिलती है, ना कि ईश्वर की कृपा से मिलती है, ना कि जनता की इच्छा से मिलती है, और ना ही उलिमाओं के सहयोग से यानी धर्मगुरुओं के सहयोग से। तो इसलिए उसने अपने राजत्व के सिद्धांत में, आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व के सिद्धांत में यानी थियरी ऑफ किंगशिप में ये भी देखेंगे कि उसने जो धर्म को सत्ता से अलग कर, प्रशासन से अलग कर दिया था। उसने कहा था कि इस्लामिक लॉ या इस्लामिक लॉ के विषय अलग हैं और प्रशासन के नियम अलग हैं, ठीक है। तो उसने बिल्कुल अलग कर दिया था। उसके अलावा उसने कहा था कि इसके राजत्व के सिद्धांत में ही मिलेगा कि सुल्तान का कोई सगा संबंधी नहीं होता, ठीक है। यानी कि किंगशिप नोज नो किनशिप बार बार एग्जाम में आता है। किसके लिए कहा गया है? ये जो सेंटेंस है किससे एसोसिएटेड है कि सुल्तान का कोई सगा संबंधी नहीं होता? किसने कहा? अलाउद्दीन ने। इंग्लिश में कहेंगे किंगशिप नोज नो किनशिप, सुल्तान का कोई सगा संबंधी नहीं होता। और कहता है कि सुल्तान की इच्छा ही कानून है, और इसीलिए इसकी तुलना फ्रांस के शासक लुई 14 से भी की जाती है। ये आपको एग्जाम में कई बार आता है कि अलाउद्दीन खिलजी की तुलना किस शासक से की जाती है, किस विदेशी शासक से या किस यूरोपियन शासक से, तो आप कहेंगे कि फ्रांस के लुई 14 से। वैसे एक शासक और है जर्मनी का, जो जर्मन स्टेट है प्रसिया, वहां का भी एक शासक था फ्रेडरिक द ग्रेट, उससे भी इसको एसोसिएट किया जाता है। तो दोनों याद रखिएगा कि प्रसिया का शासक जो था फ्रेडरिक महान या फ्रेडरिक द ग्रेट, या आप लुईस 14 फ्रांस का, दोनों से इसकी तुलना की जाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं बता चुका था, ठीक है। इसके अलावा इसकी साम्राज्यवादी नीति भी थी, मैं इस पे चर्चा कर चुका था। इसके थियरी ऑफ किंगशिप में यानी कि राजत्व के सिद्धांत में ये भी था कि सुल्तान को साम्राज्यवादी होना चाहिए। जब तक एक छोटा सा टेरिटरी भी जीतने लायक हो तब तक उसको जीतते रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन विस्तार करते रहो क्षेत्र का, जिस दिन सुल्तान अपना विस्तार बंद कर देगा उसी दिन से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो साम्राज्यवाद भी था इसके राजत्व के सिद्धांत यानी थियरी ऑफ किंगशिप में। तो ये सब चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दिया था।
ठीक है। और यही रीजन था साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था कि आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने दक्षिण भारत में भी अभियान चलाए, नॉर्थ इंडिया में तो ही चलाया ही अलाउद्दीन ने, आपको राजस्थान और गुजरात में इसने चलाया, रणथंभौर में, गुजरात में, चित्तौड़ में इसने अभियान चलाए थे। उसके अलावा ये बिंद को पार करके, ये बिंद वाले क्षेत्र को पार करके दक्षिण भारत में भी जाता है। तो सवाल बनता है कौन दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा प्रथम सुल्तान है, फर्स्ट सुल्तान है जिसने कि अपने अभियान दक्षिण की तरफ चलाए या बिंद क्षेत्र के पार चलाए, या बिंद क्षेत्र को पार करके दक्षिण में जाएगा। तो दक्षिण में अभियान चलाने वाला दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान। ये सब हम बता चुके हैं, मंगोल नीति बता चुके हैं, तो सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों को हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। अब अलाउद्दीन खिलजी के बाद आपके पास आता है शहाबुद्दीन उमर, ठीक है। अब शहाबुद्दीन उमर देखिए 1316 एडी में ये शासक बनता है। देखिए अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद इसका एक सेनापति था मलिक काफूर। अब इस मलिक काफूर के बारे में जान लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए। ये मलिक काफूर जब गुजरात का अभियान चल रहा था अलाउद्दीन का, तो गुजरात अभियान पे सेना का कमांडर था नुसरत खान, उसने मलिक काफूर को खरीदा था, ठीक है, बाद में और लेके आया था। मलिक काफूर बाद में अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही विश्वस्त व्यक्ति बन गया था। ये एक यूनक था, कहा जाता है कि ये हिंदू था, बाद में इसका नाम मलिक काफूर रख दिया गया। गुजरात अभियान से खरीद के लाया गया था और ये यूनक था, यानी कि ट्रांसजेंडर था बेसिकली ये, ठीक है, यूनक, छक्का जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो था मलिक काफूर, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ होगी तो प्रोबेबली इसने अपने बेटे खिज्र खान को बनाया था अपना उत्तराधिकारी, लेकिन ये शहाबुद्दीन उमर भी उसका एक बेटा था जो कि 5 वर्ष का था। तो अलाउद्दीन क्या करता है, ये मलिक काफूर क्या करेगा, ये षड्यंत्र करता है कि मेरे हाथ में सत्ता आ जाए, इसलिए ये क्या करेगा, अलाउद्दीन के 5 वर्षीय शासक शहाबुद्दीन उमर को शासक बना देगा और खुद उसका संरक्षक बन जाएगा, यानी कि अब खुद ये सत्ता में है, ठीक है ना। तो इसका नाबालिग सन है, मैंने लिख दिया 5 वर्ष का सन है अलाउद्दीन का, कौन, शहाबुद्दीन उमर, इसको बना देगा, मलिक काफूर द्वारा सुल्तान घोषित कर दिया जाएगा। और इसके अलावा ये क्या करेगा मलिक काफूर कि सादी खान भी इसका बेटा है, अलाउद्दीन खिलजी का खिज्र खान है, उसकी हत्या उनको अंधा करवा देगा, ठीक है, किसी की हत्या करवा देगा, ठीक है। उसके बाद ये मुबारक शाह खिलजी है, आगे आप देखेंगे, इसको भी एक 1000 खंभे वाला महल था उसमें कैद करवा देता है जहां से ये भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन मलिक काफूर बहुत दिनों तक इस काम को नहीं कर सका क्योंकि 35 दिन बाद ही मलिक काफूर की हत्या कर दी जाती है। मात्र 35 डेज के बाद मलिक काफूर की हत्या कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। मलिक के काफूर के बारे में मैंने बता दिया कि यूनक था, छक्का था, ट्रांसजेंडर था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और गुजरात अभियान के दौरान नुसरत खान जो कि अलाउद्दीन का कमांडर था गुजरात अभियान पे, नुसरत खान वही खरीद के लाया था। बाद में ये अलाउद्दीन का बहुत ही विश्वसनीय सेनापति बन गया था और दक्षिण के जितने भी अभियान हुए, ठीक है, अलाउद्दीन के दक्षिण के जितने भी अभियान हुए उसका लीडर कौन था, सवाल आ जाता है, मलिक काफूर। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण के अलाउद्दीन के दक्षिण के अभियानों का जो नेतृत्व करेगा, सेना का नेतृत्व करेगा, वो होगा कौन, मलिक काफूर। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल कई बार आया है कि अलाउद्दीन के दक्षिण के अभियानों का नेतृत्व प्रमुख रूप से किसने किया, तो मलिक काफूर ने किया, ठीक है। इसका एक और नाम था मलिक काफूर का 1000 दिनारी, ये भी आता है कि मलिक काफूर का नाम क्या था, तो 1000 दिनारी। ये याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये वाला पार्ट दक्षिण अभियान मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले भी मैं बता चुका हूं, ठीक है। लेकिन मलिक काफूर की हत्या हो जाएगी। उसके बाद मलिक काफूर की हत्या के बाद ये मुबारक शाह खिलजी को इस शहाबुद्दीन उमर का संरक्षक बना दिया जाएगा, लेकिन मुबारक शाह खिलजी क्या करेगा, इसकी हत्या कर देगा और खुद सत्ता में आ जाएगा। अब देखिए, हालांकि इसने कुछ काइंड हार्टेड शुरुआती दौर में कुछ काम किए, जैसे कि मुबारक शाह खिलजी, जिसका देखिए 1316 में आता है, तो कुछ ही महीनों चलता है इसका शासन का, ठीक है, तो नाबालिग है। और 35 दिन मलिक काफूर और उसके बाद 63-64 दिन बाद में ये संरक्षक बनता है शहाबुद्दीन उमर का। बाद में इसी की हत्या करके मुबारक शाह खिलजी शासक बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1316 में ही शासक बनता है, 1320 तक रहता है। ये कुछ ऐसे काइंड हार्टेड काम किए, जैसे अलाउद्दीन द्वारा जो कुछ लोगों को इम्प्रिजनमेंट दिया गया था, यानी बंदी बनाए गए थे, उनको मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया, ठीक है। छीनी गई जो जमीनें थी, जागीरें थी, वो लौटा दी गई। जिन लोगों की जमीनें छीन ली गई थी अलाउद्दीन के समय, आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी था,
वो लौटा दी गई और सैनिकों का ये वेतन देखिए इंक्रीज कर दिया गया। ये इसके समय हुआ। ठीक है, ये देवगिरी दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। इसने इसके लिए एक बड़ा सवाल आ जाता है कि खिलजी वंश के किस शासक ने देवगिरी को, जो दक्षिण भारत में था, यहां पर दक्षिण भारत में, उसको दिल्ली सल्तनत में मिलाया? तो मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, इसने अपने आप को खलीफा भी घोषित किया था। खलीफा बता देता हूं क्या है। ठीक है, अभी तो दिल्ली सल्तनत में मिलाया इसने। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत में देखिए, अब आप पूछेंगे कि अलाउद्दीन ने तो खुद ही देवगिरी को जीता था। तो मैंने वहां पे बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का अभियान तो चलाया था, लेकिन दक्षिण भारत के क्षेत्रों से बस अपना टैक्स फिक्स कर लिया था और वहां के जो शासक थे उनको वहां वहीं रहने दिया था। बोला कि भाई टैक्स दे दो मुझे, मिलाया नहीं था अपने टेरिटरी में। ठीक है, जीता जरूर था, अपने कंट्रोल में कर लिया था, लेकिन उनसे सिर्फ वो टैक्स लिया करता था, रेवेन्यू लिया करता था, मिलाया नहीं था। लेकिन जब मुबारक शाह खिलजी आएगा, यही काम समुद्रगुप्त भी करता था। उसने कुछ क्षेत्रों को जीता और डायरेक्ट मिला लिया, कुछ टेरिटरीज को, जैसे गंगा जमुना द्वीप के क्षेत्रों को समुद्रगुप्त ने मिला लिया था, लेकिन कुछ क्षेत्रों को उसने बस इसके लिए फिक्स कर दिया कि आप मुझे सालाना टैक्स देते रहो, रेवेन्यू देते रहो। यही काम अलाउद्दीन ने किया था। देवगिरी जीतने के बाद भी, दक्षिण के अभियान में जब उसने देवगिरी जीता, तब भी उसने दक्षिण के क्षेत्रों को नहीं मिलाया, देवगिरी को भी नहीं मिलाया, वहां से टैक्स फिक्स कर लिया। लेकिन जब ये मुबारक शाह खिलजी आएगा तो प्रशासनिक कारणों से उसको लगा था कि दक्षिण से शासन चलाना, नॉर्थ में रहकर और दक्षिण में शासन चलाना, डायरेक्ट कंट्रोल करना मुश्किल है, इसलिए उसने मिलाया नहीं। लेकिन ये मिला लेगा। हाँ, और देखिए इसने अपने आप को खलीफा भी घोषित किया था मुबारक शाह खिलजी। तो अब खलीफा क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे अंतिम पैगंबर थे इस्लाम में, और पैगंबर के बाद कोई दूसरा पैगंबर, उनके बाद कोई दूसरा पैगंबर नहीं हुआ। उनके बाद पैगंबर के प्रतिनिधि के रूप में खलीफा आए। ठीक है, खलीफा आए। शुरुआती दौर में मोहम्मद साहब के करीबियों को खलीफा बनाया गया, 4 खलीफा। हाँ, अबू बकर, हाँ, उमर, उस्मान और अली। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये 4 खलीफा जो थे, ये मोहम्मद साहब के बाद आए पैगंबर के प्रतिनिधि के रूप में, और उसके बाद ये खलीफा का पद जो हो गया, इनके बाद ये सिर्फ ये आपस में सहमति से बना दिए गए जो 4 खलीफा थे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। और उसके बाद ये चारों, जब अली की हत्या हो जाती है, जो अंतिम जो सहमति से बनाए गए खलीफा थे, उनकी हत्या के बाद ये पद वंशानुगत हो जाएगा और बाद में आप उमाइद खलीफा देखेंगे, अब्बासी खलीफा देखेंगे। तो खलीफा होता क्या था? खलीफा एक तरह से पैगंबर का, हाँ, के प्रतिनिधि के रूप में आप उसे देखें, जो कि पूरे इस्लामिक जगत का पॉलिटिकल और रिलीजियस हेड होता था। मैंने आपको बताया था कि जैसे पॉलिटिकल और रिलीजियस हेड, मान लीजिए ये पूरा इस्लामिक जगत है, चाहे विश्व में कहीं है, कोई इधर है, कहीं यहाँ इस्लाम का क्षेत्र हो गया, कहीं यहाँ हो गया, कहीं यहाँ हो गया, कहीं यहाँ हो गया, कहीं यहाँ हो गया, ये पूरा इस्लामिक जगत है। और खलीफा मान लीजिए यहाँ पे अपनी राजधानी बना के बैठा हुआ है, लेकिन खलीफा इस पूरे मुस्लिम जगत का, जहां जहां भी मुस्लिम लोग हैं, उनका पॉलिटिकल और रिलीजियस हेड होगा। ठीक है, और कहीं भी इस्लाम मतलब मुस्लिम जो लोग हैं उनके द्वारा अगर किसी क्षेत्र को जीता जाएगा और कोई भी यहाँ का सुल्तान अगर बनता है, तो उसको इस खलीफा से, यहाँ पे अगर खलीफा है तो इस खलीफा से रिकॉग्निशन लेना पड़ेगा। बिना खलीफा के रिकॉग्निशन के यहां पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है शासन में, शासन कर रहा है, उसे सुल्तान नहीं माना जा सकता, इसलिए रिकॉग्निशन लेना पड़ता था। तो खलीफा क्या होता था? इसको इंग्लिश में कैलिफ भी कहते हैं, इंग्लिश में अगर कहें तो कैलिफ कह देंगे, कैलिफ। और ठीक है, और जो पूरा क्षेत्र होता था खलीफा के अंडर में, उसे खिलाफत या कैलिफेट, इसे आप कह सकते हैं कैलिफेट, खिलाफत हिंदी में, इंग्लिश में कैलिफेट। तो पूरा जो मुस्लिम जगत है, पूरा जो क्षेत्र है मुस्लिमों का, उसका जो पॉलिटिकल और रिलीजियस हेड होगा। विश्व में के हर कोने में जहां जहां इस्लाम था, तो विश्व, आज तो है ही नहीं खलीफा का कॉन्सेप्ट, लेकिन उस समय था, तो विश्व के जहां भी जिस कोने में भी मुस्लिमों का शासन है, वो समझिए कि वो शासन खलीफा के अंडर में चल रहा है। खलीफा सबका हेड है, पॉलिटिकल हेड भी है, रिलीजियस हेड भी है, और
जो सुल्तान को रिकॉग्नाइज करेगा, चाहे यहाँ जो सुल्तान हो, यहाँ सुल्तान हो, यहाँ सुल्तान हो, यहाँ सुल्तान हो, ये पूरा मुस्लिम जगत है, चाहे यहाँ किसी क्षेत्र में हो, इस सभी क्षेत्रों में जो रिकॉग्निशन मिलेगा खलीफा से मिलेगा, तभी वो सुल्तान कहा जाएगा, ठीक है, शासक कहा जाएगा। तो इस तरह से आपने खलीफा का मतलब भी समझ लिया, मैं बार बार समझाते रहता हूं, ठीक है। तो इसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, ठीक है। अब आगे देखिए, ये हमने खुसरो खान द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, मुबारक शाह खिलजी की खुसरो खान द्वारा हत्या कर दी जाएगी, और उसके बाद 1320 में, और फिर खुसरो खान कहिए या इसी को खुसरो मलिक भी कहा जाता है, इसे खुसरो मलिक या खुसरो खान कहिए। उसके बाद खुसरो मलिक होता क्या है, देखिए शुरुआती दौर में ये मुबारक शाह खिलजी जो है बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, लेकिन बाद में ये अय्याश और आराम तलब हो जाता है, और ये गुजरात का एक व्यक्ति है खुसरो मलिक या खुसरो खान, ठीक है, उसके प्रभाव में आ जाता है ये, ठीक है, और उसके प्रभाव में आकर ये अय्याशी करने लगता है, राजकाज से इसका ध्यान हट जाता है, ठीक है। तो उसके बाद ये खुसरो मलिक या खुसरो खान द्वारा इसकी हत्या कर दी जाएगी, और खुसरो मलिक जो है खुद गद्दी पे बैठ जाएगा। और जब खुसरो मलिक गद्दी पे बैठता है, इसी को बरादू क्रांति का नाम दिया गया, बरादू क्योंकि एक बरादू जाति का था, ये बरादू जाति का था, इसीलिए इसको बरादू रिवॉल्यूशन या बरादू क्रांति कहा गया, ध्यान रखिएगा, बरादू रिवॉल्यूशन या बरादू क्रांति कहा गया, ठीक है ना। 1320 में कुछ महीनों के लिए शासक बनेगा, यह अपने नाम से खुतबा भी पढ़वा लेगा। अब देखिए खुतबा भी मैंने बताया था, जब खलीफा किसी को किसी खास क्षेत्र में सुल्तान घोषित कर देता था, हाँ, तो सुल्तान बनने का एक पहचान थी कि सुल्तान किसी क्षेत्र में अगर कोई बनता था, शासक बनता था, तो वो अपने नाम का खुतबा पढ़वाता था। खुतबा क्या है, देखिए खुतबा भी मैंने आपको बताया, खुतबा पे एक मैंने वीडियो भी बना दिया है। खुतबा क्या होता है कि देखिए ये मुस्लिम ट्रेडिशन में एक ये धर्मोपदेश है, जो कि विशेष अवसरों पर शुक्रवार की नमाज यानी जुमे की नमाज के समय पढ़ा जाता है, कुछ विशेष त्योहारों पर जैसे ईद हो गया उस समय, या आपको कुछ अन्य विशेष मुस्लिम जो मुस्लिम जगत है उनके जो कुछ अन्य विशेष अवसर होंगे, वहां पे उस अवसर पे उसमें धर्मोपदेश दिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि कुरान में क्या कहा गया है, पैगंबर मोहम्मद के आशीर्वचनों को बताया जाएगा, उनकी तारीफ की जाएगी, और साथ साथ ये मध्यकालीन भारत में, ठीक है, ये या मध्यकालीन दुनिया में कहीं, ना कि सिर्फ मध्यकालीन भारत में, ठीक है, जहां जहां मुस्लिम शासन था, ये ट्रेडिशन चल गया कि मध्यकालीन समय में शासकों के नाम भी, सुल्तानों के नाम भी खुतबा में पढ़ाना जाने लगा, ठीक है। उस खुतबे में अगर ये बात कही जा रही है, धर्मोपदेश दिया जा रहा है किसी विशेष अवसर पर, तो उसमें नाम सुल्तान का भी डाल दिया जाएगा, इसलिए सुल्तान खुतबा पढ़वा देते। किसी क्षेत्र विशेष में अगर वो सुल्तान बन गए या जीत लिया उसको जाके, तो अपने नाम का खुतबा पढ़वा देंगे, इसका मतलब ये है। और सिक्का भी जारी कर देते थे। सिक्का कौन जारी करता है, कहते ना यहां मेरे नाम का सिक्का चलता है, यानी मेरी हुकूमत चलती है, ठीक है ना। तो खुतबा पढ़वा देगा, यानी कि लोगों को एक मैसेज दे देगा, इस क्षेत्र के लोगों को कि भाई, या जनता को कि भाई अब मैं यहां का सुल्तान हूं, इसलिए मेरा नाम खुतबे में पढ़ा जा रहा है, ठीक है। अब मेरी ऑथोरिटी है, अब सभी लोग, आप लोग मेरे अधीन हैं, यहां मेरा कानून चलेगा, तो इसलिए खुतबा पढ़वा दिया जाता था। तो खुसरो मलिक ने 1320 में शासन संभाला, खुतबा पढ़वा दिया, और इसने सिक्के भी जारी कर दिए, ठीक है। भारतीय मुसलमानों को इसने उच्च पद, हायर रैंक देना शुरू किया, इससे तुर्कों में नाराजगी हो गई, ठीक है। इसने भी उपाधि एक लिख, पैगंबर का सेनापति कहता था ये खुद को, ठीक है। और भारतीय मुसलमानों को जब उच्च पद देने लगा, तो इससे तुर्कों में, जो ओरिजिनल तुर्क्स थे, उनमें नाराजगी होने लगी, जो तुर्किश मुस्लिम थे। तो एक तरह से इसको, ये तो बरादू जाति का था, तो देखिए इसके खिलाफ नारे लगे, क्योंकि ये इंडियन मुस्लिम्स को ये हाई रैंक देने लगा, तो इसको इस्लाम का शत्रु भी कहा गया, इस्लाम खतरे में कहा गया इसकी वजह से, ठीक है। और बर्नी एक इतिहासकार है जिसने बरादू जाति, इसको चूंकि बरादू जाति का समर्थन था, बरादू क्रांति इसीलिए कहते हैं, तो इसको कुफ्र कहा गया, बरादू जाति को। कुफ्र का मतलब जो धर्म विरोधी काम कर रहे हैं, हाँ। तो ये आज आ जाता है कि किसके संबंध में कुफ्र कहा है बर्नी ने, या खाली बर्नी नाम ना भी दे तो किस शासक के लिए, खिलजी वंश के किस शासक के लिए बर्नी ने कुफ्र का इस्तेमाल किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो
खुसरो मलिक के लिए या खुसरो खान के लिए। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या होगा, जो यहाँ के जो इनके जो ओरिजिनल जो तुर्किश मुस्लिम हैं उनकी नाराजगी बढ़ेगी। ठीक है, ये भी क्रूर था, आपको मुबारक शाह खिलजी भी, और ये भी क्रूर, इसने भी शाही परिवार के लोगों की हत्या करवा दी थी। बाद में ये भी यही काम करने लगे खुसरो मलिक, लोग नाराज हो जाएंगे। उसके बाद दिल्ली की जनता आमंत्रित करेगी गाजी मलिक को। ये गाजी मलिक कौन है? देखिए गाजी मलिक जो है पंजाब का गवर्नर भी था, और पंजाब के क्षेत्र में इसको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, गाजी मलिक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसी पंजाब के क्षेत्र में, ठीक है, दीपालपुर जो है, दीपालपुर क्षेत्र या पंजाब का क्षेत्र आप कह लें, तो दीपालपुर पंजाब में ही था। तो ये इस पंजाब के क्षेत्र में मंगोलों के खतरे से बचाव के लिए इसको जिम्मेदारी दी गई थी कि ये डिफेंड करे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को। कौन? गाजी मलिक। और गाजी मलिक का ओरिजिनल नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। यही गयासुद्दीन तुगलक आएगा, खुसरो मलिक की हत्या करेगा। कौन है ये? एक तरह से अपॉइंट था कहां पर? पंजाब के क्षेत्र में अपॉइंट था। कौन? गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। हाँ, इसको दिल्ली की, इससे तंग आकर दिल्ली की जनता आमंत्रित करेगी, गाजी तुगलक आएगा और इसकी हत्या कर देगा, खुसरो मलिक की। और इसकी हत्या के बाद, यहां लिख दीजिए आप, हत्या लिख दीजिए। हत्या कौन करेगा? इसकी हत्या हो जाएगी। हत्या कौन करेगा? गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक का नाम है ओरिजिनल, मैं यहां पे लिख देता हूं, गाजी मलिक इसी को कहा जाता है। गाजी मलिक ओरिजिनल नाम है। और गाजी मलिक आएगा जिसका, जो बाद में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना कर देगा। तो आगे हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा तुगलक वंश, और वहां हम कई शासकों को पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण शासक गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, तो इन सब चीजों को देखेंगे। और तुगलक वंश के दौरान ही आप देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी किंगडम की स्थापना होगी, तो वो हम आगे देखेंगे। बस इतना समझिए कि ये खुसरो मलिक के बाद खुसरो मलिक की हत्या कर दी जाती है गाजी मलिक के द्वारा। यही गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना कर देगा। तो खिलजी वंश के बाद हम देखेंगे इसको, तुगलक वंश को। बरादू क्रांति किससे संबंधित है? ये सवाल आ जाए तो खुसरो मलिक से। ठीक है, तो यहां से आपके सवाल, ये बरादू क्रांति मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। कई बार बरादू क्रांति करके सवाल दे देता है, बच्चे गायब हो जाते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन बरादू क्रांति करके दे देता है तो बच्चे आंसर नहीं कर पाते। ठीक है, यहां देखिए, बरादू जाति को ही कुफ्र कहा है, किसने कहा है? बर्निंग ने कहा है, तो यहां से भी सवाल बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या था, ये सब मैंने बता ही दिया था। यहाँ पर मलिक काफूर के बारे में मैंने सारा इंफॉर्मेशन दे दिया कि ये एक यूनक था, ट्रांसजेंडर था। गुजरात अभियान के जब चल रहा था अलाउद्दीन खिलजी का, उसी समय इसको पकड़ के लाया गया था, खरीद के लाया गया था। और फिर अलाउद्दीन का बहुत ही ये प्रिय कमांडर बन गया था। और दक्षिण में जितने भी अभियान हुए दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का, उसमें सेना का नेतृत्व, सेना का लीडर जो रहा वो रहा कौन? मलिक काफूर। देखिए, ये अलाउद्दीन नहीं रहा, मलिक काफूर जो अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों में लीडर रहा। ठीक है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों में मलिक काफूर लीडर रहा सेना का। तो ये भी सवाल आ जाता है। मलिक काफूर को भी आप, यहां से भी कई सवाल बन जाएंगे, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा मलिक काफूर के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमने सब कुछ देख लिया यहाँ पर, क्या क्या चीजें थी और इसका अंत कैसे हुआ खिलजी वंश का। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी सबसे इंपॉर्टेंट रूलर, उसके बाद शहाबुद्दीन उमर, फिर मुबारक शाह खिलजी, फिर अंतिम शासक खुसरो मलिक। और खुसरो मलिक की हत्या करेगा कौन? गाजी मलिक, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश या तुगलक डायनेस्टी की स्थापना करेगा। तो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो तुगलक वंश होगा। बरादू क्रांति आप जरूर याद रखिएगा, किससे संबंधित है ये भी दे सकता है। तो किस वंश से संबंधित है? खिलजी वंश से। खिलजी वंश के किस शासक से संबंधित है? तो खुसरो मलिक से। ठीक है, अंतिम शासक खुसरो मलिक से। तो इस तरह से हमने खिलजी वंश को आज खत्म कर दिया। बाकी इससे अलग अलग चीजें निकाल कर तो मैं लाता ही रहूंगा, अलग अलग टॉपिक। बाकी हमने जो रेगुलर क्लासेस है उसको यहाँ पे खत्म कर लिया। आप एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling.
जय हिंद।